नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने मेवाड़ राजवंश के बारे में पूरी बात कर ली थी। महाराणा प्रताप तक वाला अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब उससे आगे वाली बात करनी है। अगला जो अपना चैप्टर है वो है मारवाड़। मारवाड़ राजवंश की बात करते हैं। देखिएगा आप इधर अरावली पर्वतमाला के ऊपरी यहाँ पर जितने भी जिले हैं ना, ये अभी पहले 12 थे टोटल, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं नए इसके अनुसार। तो इन 12 जिलों को सम्मिलित रूप से मरुवाड़ कहते थे। मरुवाड़ का अपभ्रंश हो गया और वो क्या हो गया, मारवाड़। तो पहले इसको मरुवाड़ कहते थे, फिर अपभ्रंश हो जाता है और अपभ्रंश हो जाने के बाद में अब इसको क्या कहते हैं, मारवाड़। ठीक है। तो मरुभूमि का क्षेत्र, वाड़ का मतलब क्षेत्र, मरु का मतलब मरुभूमि, तो मरुभूमि का क्षेत्र होने के कारण इसको क्या कहते थे, मरुवाड़। और अब क्या हो गया, ये मारवाड़। ठीक है। अब इस मारवाड़ के अंदर एक राजवंश ने शासन किया था जिसका नाम है राठौड़। पहला सवाल ये बनता है कि राठौड़ राजवंश या ये जो राठौड़ शब्द है ये कहां से बना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राठौड़ शब्द का जो निर्माण है वो एक शब्द से होता है जो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का राजवंश था। पहला सवाल, निम्न में से राजस्थान का कौन सा राजवंश दक्षिण से संबंधित बताया जाता है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा राजवंश दक्षिण से संबंधित बताया जाता है, राठौड़। राष्ट्र को बोलते बोलते लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया रट। राष्ट्र से क्या हो गया, रट। कूट को बोलते बोलते लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया ऊड़। और रटूड़ रटूड़ करते करते ये क्या हो गया, राठौड़। तो राष्ट्रकूट से ही किसकी उत्पत्ति हुई थी भाई, राठौड़ शब्द की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ये बात ध्यान रखना, दक्षिण भारत का राजवंश है। ऐसी मान्यता है कि साउथ से ये लोग कन्नौज आए थे और कन्नौज में इनकी जो ब्रांच थी वो थी गहड़वाल, और यहाँ के राजा थे जयचंद्र गहड़वाल। नाम आपने सुना होगा जयचंद गढ़वाल का। पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी थे, संयोगिता इनकी पुत्री थी जिसके साथ में पृथ्वीराज चौहान ने शादी की थी। आप सारे जानते हो कि मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है तो 1192 के अंदर वो दो युद्ध लड़ता है। 91 के अंदर तराइन का पहला, 92 के अंदर तराइन का दूसरा। उन दोनों युद्धों में वो पहले खुद पराजित हो गया, फिर उसने चौहान को हरा दिया, पृथ्वीराज को, और फिर वो आगे बढ़ता है। तो जब वो आगे बढ़ता है ना, तो उसने इस जयचंद गढ़वाल के खिलाफ 1195 में एक युद्ध लड़ा था, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में उसने जयचंद गढ़वाल को हरा दिया। इस जयचंद गढ़वाल का पुत्र हुआ था कुंवर सेतराम। कुंवर सेतराम के टोटल पुत्र हुए थे 100। 100 बच्चे थे इसके। कुंवर सेतराम के ना बड़ा कोई राज्य बचा था इसके पास में, छोटी मोटी सी सेना थी, यहाँ रहता था, यहाँ पर अपने राजवंश का ये शासन चला रहा था। जयचंद गढ़वाल को चंदावर के युद्ध में मार दिया था गोरी ने, और उसने कन्नौज वाले क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसी समय मारवाड़ के अंदर एक जिला पड़ता है, या उस समय यहाँ पर इसको पाली जो है, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। पालीवाल ब्राह्मण व्यापार वाणिज्य का काम करते थे, यहाँ पर रहते थे, यज्ञ वगैरह किया करते थे।
कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी केन मुस्लिम सैनिक उसके ऊपर आक्रमण करते थे और उनके यज्ञ को वे नष्ट कर दिया करते थे। तो ये उन मुस्लिम सैनिकों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो जब ये परेशान थे तो ये व्यापार करने के लिए कन्नौज जाते थे। तो ये कन्नौज गए तो वहाँ के राजा कुंवर सेतराम से मिले और आगे कहा कि भाई आपके 100 बच्चे हैं, एक बच्चा हमें दे दो आप, ताकि हम अपने वहाँ पर राजा बना दे, हम इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इनका एक बच्चा वो लेकर आए थे साथ में, जिसका नाम था राव सिंहा। ऐसा कहते हैं कि ये राव सिंहा बचपन के अंदर शेरों के साथ में खेलता था, इसलिए इसका नाम सिंहा पड़ गया था, सिंहों के साथ में खेलने के कारण। ये यहाँ से इसको लेके आते हैं और यहाँ पर इसको 1237 के अंदर, सॉरी 1240 के अंदर राजा बना दिया। और इस सिंहा ने यहाँ पर एक राजवंश की स्थापना की, जिसे अपन राठौड़ राजवंश के नाम से जानते हैं। लिखो फटाफट इसको, फिर आगे की बात करते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे कि राव सिंहा ने 1240 के अंदर यहाँ पर इस राठौड़ राजवंश की स्थापना की। ये राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक था। दक्षिण भारत से इनका संबंध बताया जाता है, कन्नौज से ये आया था, पालीवाल ब्राह्मण इसको लेकर आए थे और राष्ट्रकूट से राठौड़ बना है, इसका संबंध दक्षिण भारत से है। अगली बात, 1273 में राव सिंहा बीठू गांव के अंदर पाली जिले में गायों की रक्षा करते हुए मारा गया था। इसकी छतरी कहाँ बनी हुई थी? तो बीठू गांव के अंदर बनी हुई है आज भी, राव सिंहा की। राव सिंहा के बाद में अगला जो शासक बनता है उसका नाम था राव दुहड़। दुहड़ कर्नाटक गया था, कर्नाटक से एक माता की मूर्ति लेकर आया था, नागणेची माता। इसका मंदिर बनवाया है इसने नगाड़ा गांव बाड़मेर में, जिसे राठौड़ों की कुलदेवी कहा जाता है। तो राठौड़ों की कुलदेवी कौन है भाई? नागणेची माता। नगाड़ा गांव बाड़मेर में मंदिर बनवाता है, कौन लेके आया था? राव दुहड़ लेके आया था। कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि दुहड़ एक बार बच्चों के साथ में बाहर खेल रहा था, तो उसके सारे जो दोस्त थे उन सबकी कुलदेवियाँ थी, पर दुहड़ की कोई कुलदेवी नहीं थी। तो इसने अपनी मम्मी से पूछा कि मेरी मम्मी कुलदेवी कहाँ है? तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा तेरी जो कुलदेवी है वो तो दक्षिण भारत में है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब अपनी कुलदेवी दक्षिण भारत में है तो कभी ना कभी अपना संबंध तो दक्षिण भारत से रहा ही होगा। भाई अपन जितने भी लोग हैं जो अभी राजस्थान में रह रहे हैं, तो अपनी कुलदेवी अपने आसपास में होती है, 100 200 300 किलोमीटर। अगर अपनी कुलदेवी बंगाल बिहार के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि अपना पूर्वजों का कोई ना कोई संबंध वहां से रहा होगा। तो ये बात सत्य साबित हो जाती है कि राठौड़ों का कभी ना कभी संबंध जो है वो दक्षिण भारत से रहा होगा। इसलिए जो है वो इनकी कुलदेवी कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है। और वहां से उसको लेकर कौन आता है? दुहड़। और नगाड़ा गांव में उसका क्या बनवाया? मंदिर। तो राठौड़ों की कुलदेवी किसको कहते हैं? नागणेची माता। एक होता है आराध्य देवी, जिसकी आप पूजा अर्चना करते हो उसको आराध्य देवी कहा जाता है। तो राठौड़ों की आराध्य देवी कौन है? चामुंडा माता, जिनका मंदिर मंडोर में है। और फिर राव जोधा मेहरानगढ़ के किले में भी इनका मंदिर बनवाता है। तो ये थे दुहड़। दुहड़ के बाद में एक राजा हुए थे राठौड़ों में, जिनका नाम था राव आसनाथ। आसनाथ ने अपना केंद्र पाली जिले के अंदर गुंदोज को बनाया था। याद रखना भाई, पाली जिले में एक स्थान है गुंदोज, उसको इन्होंने अपना क्या बनाया था? केंद्र बनाया था। इसके बाद में है राव धांधल। ये धांधल जी जो थे ये पाबू जी के पिताजी थे। आप सभी जानते हो पाबू जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हुए हैं, जिनका मंदिर जो है वो कोलुमंड जोधपुर में है। तो ये बात भी ध्यान रख लेना, पाबू जी का मंदिर कहाँ है? कोलुमंड जोधपुर में। राव धांधल जी जो थे ये इन पाबू जी के क्या थे? पिताजी थे। तो ये याद रखना भाई, पाबू जी किसके वंशज थे? तो राव सिंहा के वंशज थे। ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। वीडियो के अंदर सवाल ऐसे भी पूछा जा चुका है कि भाई
मारवाड़ के शासकों को सही क्रम में व्यवस्थित करो। तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहले कौन हुआ था? रावसिंहा, दुहड़, आसनाथ, फिर धांधल। इसके बाद में धांधल जी के बाद में राव मल्लीनाथ जी जो थे वो अगले शासक बने। मल्लीनाथ जी अपना केंद्र मेवानगर बाड़मेर को बना लेते हैं। मेवानगर को वर्तमान में लोग नाकोड़ा के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में एक जैन तीर्थ भी है। तो जैन तीर्थ नाकोड़ा जो है, इस नाकोड़ा को मेवानगर के नाम से भी जाना जाता है, पहले जानते थे। मल्लीनाथ जी ने अपना केंद्र किसको बना लिया था? मेवानगर को। नाकोड़ा जैन तीर्थ जो है वो मेवानगर के नाम से जाना जाता था पहले। मल्लीनाथ जी स्वयं लोक देवता हुए थे। इनका मंदिर जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। मंदिर कहाँ है भाई इनका? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। ये स्वयं आपके क्या हुए थे? लोक देवता हुए थे। यहाँ पर एक पशु मेला बढ़ता है जिसे राव मल्लीनाथ पशु मेला कहा जाता है। और ये गाय की एक नस्ल के लिए प्रसिद्ध है जिसका नाम है थारपारकर। क्या नाम है? थारपारकर। तो मल्लीनाथ पशु मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? थारपारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है इनका मंदिर, और यहाँ पर ये पशु मेला पड़ता है। बाड़मेर का एक एरिया है गुड़ा मालानी, कि गुड़ा मालानी मल्लीनाथ जी के नाम से ही पड़ा है। मल्लीनाथ जी का क्षेत्र होने के कारण इसको क्या कहा गया है? मालानी कहा गया है। ये भी याद रखना भाई। फिर इनके नाम की एक ट्रेन चलती है मालानी एक्सप्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। मालानी एक्सप्रेस जो है वो इनके नाम की क्या चलती है? रेलगाड़ी चलती है, मल्लीनाथ जी के नाम से चलती है। मल्लीनाथ जी इतने बड़े लोक देवता थे। इनकी पत्नी हुई है रानी रूपादे, और रानी रूपादे स्वयं एक लोक देवी है। उनका मंदिर भी वहीं बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। तो ये सारी बातें मल्लीनाथ जी से संबंधित है, याद रखना इसको अच्छे से। मेवानगर बाड़मेर को केंद्र बनाया था, नाकोड़ा के नाम से जाना जाता है अभी। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है। यहाँ मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है जो थारपारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। गुड़ा मालानी क्षेत्र इन्हीं के नाम से जाना जाता है। मालानी एक्सप्रेस चलती है, और रानी रूपादे जो है वो स्वयं लोकदेवी हुई है, जो इनकी क्या है? पत्नी है। मल्लीनाथ जी के बाद में जो शासक बना था उसका नाम था रावचूड़ा। अभी तक अपन ने जितने भी राजा पढ़े मारवाड़ के, जैसे सिंहा आया, लड़ा थोड़े दिनों के लिए, फिर मर गया। दांदल जी के बेटे लोक देवता हो गए। मल्लीनाथ जी खुद बाड़मेर चले गए। आसनाथ जी गुंदोज चले गए। फिर उसके अलावा जो अपन ने पढ़ा भी, दुहड़ जी मूर्ति लेके आ गए। तो इतना बड़ा प्रतापी शासक कोई नहीं हुआ। जब प्रतापी शासक यहाँ पर कोई नहीं हुआ, तो पहला प्रतापी शासक होता है चूड़ा, और चूड़ा ने पाली के आसपास के क्षेत्रों को जीतना स्टार्ट कर दिया, और उसने जीत लिया। तो चूड़ा के समय जोधपुर जो वर्तमान में नहीं था, जोधपुर तो जोधा ने बनाया, तो यहाँ पर एक जगह थी मंडोर, और मंडोर के अंदर एक सामंत थे जो इंदा प्रतिहार नाम था उनका। प्रतिहार शाखा के थे इंदा नाम से, तो इंदा प्रतिहार उनका नाम था। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? चूड़ा से। भाई टैलेंटेड था। आजकल आजकल जैसे जो एग्जाम पास करता है वो टैलेंटेड होता है, उसी प्रकार से उस टाइम के अंदर जो बंदा ज़्यादा युद्ध जीतता था वो टैलेंटेड होता था। तो टैलेंटेड तो थे ही थे, युद्ध वगैरह जीते थे। इंदा प्रतिहार ने उनको करवा दी शादी अपनी बच्ची की, और इसके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए दहेज में इन्होंने चूड़ा को क्या दे दिया? मंडोर। तो प्रथम स्थायी राजधानी राठौड़ों की जो बनाई गई थी वो चूड़ा जी के द्वारा बनाई गई थी, और वो कौन सी थी? मंडोर। इसलिए याद रखना, जिस प्रकार से मेवाड़ में बापा रावल को वास्तविक संस्थापक कहते हैं, उसी प्रकार से मारवाड़ के अंदर वास्तविक संस्थापक जो है वो किसको कहा जाता है? राव चूड़ा को कहा जाता है। तो राव चूड़ा मारवाड़ के वास्तविक संस्थापक थे। चूड़ा जी के दो बच्चे हुए थे। बड़े बेटे का नाम था रणमल, और छोटे बेटे का नाम था कान्हा। रणमल जो थे ये बड़े थे, छोटे कौन थे? कान्हा थे। राजा किसको बनाना था? रणमल को। बना किसको दिया? कान्हा को।
तो रणमल की एक बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई, इसकी शादी लाखा से करवाई गई, बच्चा हुआ मोकल। मैंने कहा था रणमल भी मेवाड़ चला गया और 1438 में रणमल की क्या कर दी गई, हत्या। और रणमल का ही पुत्र था जिसका नाम था जोधा, जो अगला क्या बन गया, शासक बन गया। तो अगले जो राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं भाई, राव जोधा बनते हैं। कहानी में मेवाड़ के अंदर आपको पूरी बता चुका हूँ कि किस प्रकार से चूड़ा जी के बाद में रणमल जो है वो मेवाड़ चला जाता है, जोधा भी उसके साथ में चला जाता है। और फिर वहाँ पर जब उसकी हत्या होती है 1438 में, तो जोधा वापस आ जाता है। तो अब अगले राजा अपन को पढ़ने राव जोधा। जोधा मेवाड़ से आने के बाद में एक गांव में शरण लेते हैं जिसका नाम है काहुनी। मैंने बताया था आपको, कहानी बताई थी कि एक महिला होती है जो झोपड़ी में मिलती है, वो कहती है तू भी क्या जोधा की तरह बीच बीच में से खा रहा है, सॉरी साइड साइड में से खा रहा है, माल तो कहाँ है बीच में। तो फिर वो बीच वाला क्षेत्र के ऊपर क्या कर देता है, आक्रमण करता है और जीत जाता है। जब जोधा यहाँ पर पूर्ण रूप से राजा बन जाता है तो वो एक संधि करता है कुंभा के साथ 1453 में। कौन सी संधि है भाई, आवल बावल की संधि। कब हुई थी, 1453 में। किसके बीच में हुई, कुंभा और जोधा। बीच वाला क्षेत्र सोजत को बनाया गया था। और मैंने कहा था कि जोधा की एक पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी, इसका विवाह रायमल के साथ करवाया गया था और ये श्रृंगार बावड़ी का निर्माण करवाती है, जिसका सवाल पिछली वाली सुपरवाइजर के अंदर आया था। तो राव जोधा काहुनी गांव बीकानेर में शरण लेते हैं, 1453 में आवल बावल की संधि करते हैं कुंभा जी के साथ। बीच वाला एरिया सोजत को बनाया गया था। श्रृंगार देवी का ब्याह रायमल से करवाया जाता है, जो श्रृंगार बावड़ी का बाद में क्या करवाती है, निर्माण करवाती है। अब जोधा फ्री हो गए कुंभा से, अब इनको लड़ने की कोई भी आवश्यकता है नहीं, सारी समस्या इनकी क्या हो गई, कंप्लीट। और जब समस्याएं कंप्लीट होती है तभी बंदा कुछ नया काम करता है। तो 1459 में जोधा ने एक नगर बसाया था जिसका क्या नाम था, जोधपुर। और यहाँ पर एक किला भी बनवाता है वो, जिसका नाम है मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ किले का निर्माण भी किसने करवाया था, जोधा ने। कब, 1459 के अंदर ये बनता है। जोधपुर नगर की भी इसने क्या करवाई थी, स्थापना। मेहरानगढ़ के ही अन्य नाम है गढ़ चिंतामणि, या फिर इसको कहा जाता है कागदुर्ग, या फिर इसको कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। हालांकि कल्चर के अंदर जब सब सर आपको जब किले वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें पूरी डिटेल के अंदर वो बात करेंगे, लेकिन यहाँ आपने ध्यान रखना कि भाई गढ़ चिंतामणि, कागदूर और मयूर ध्वजगढ़ जो है ये इसी को कहा जाता है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, मैं छोटी मोटी बातें बता रहा हूँ आपको। तो चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ उसकी एक रानी थी जसमा दे, उसने एक तालाब बनवाया है रानीसर। 2008 में मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक मंदिर है चामुंडा माता का, जिसमें भगदड़ मच गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसके लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। कौन से आयोग का गठन किया गया, जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। 2008 में बना था चामुंडा माता का मंदिर। जसमा दे जो है वो इनकी रानी थी और रानी से तालाब बना था। चिड़िया टुक पहाड़ी का निर्माण, चिड़िया टुक पहाड़ी के ऊपर इस किले का निर्माण जोधा ने करवाया था। ठीक है, तो जोधा नगर भी बसाता है, जोधा किले का भी क्या करवाता है, निर्माण। फिर अगली बात, राव जोधा का एक पांचवा पुत्र था, नाम था उसका राव बीका, पांचवें नंबर का, जो 1465 में जोधा से अलग हो गया। अलग हो जाने के बाद में ये जांगल प्रदेश जाता है, जांगल प्रदेश यानी आज का बीकानेर। और वहां पर ये 23 वर्षों तक संघर्ष करता है और 1488 में इसको जीतता है। बीका ने जीता था नरा जाट की सहायता से, इसलिए इसको कहा जाता है बीकानेर। तो बीकानेर की स्थापना जोधा के पांचवें पुत्र ने की, जिसका नाम था राव बीका। 1465 में अलग हुआ था, 23 सालों तक संघर्ष किया था और 88 के अंदर जीता था। बीका प्लस नरा बराबर बीकानेर। ठीक है, फिर ये जब जीता था ना, उस दिन तिथि जो थी वो थी वैशाख शुक्ल तृतीया।
ये उस दिन तिथि थी बकायदा। और इसी दिन है आखा तीज, या इसी को अपन अक्षय तृतीया भी कहते हैं। तो याद रखना, बीकानेर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। जांगल प्रदेश को जीता था इसने, जिसे अपन आज की तारीख में बीकानेर के नाम से जानते हैं। बीका जोधा का 5वां पुत्र था। और अंतिम बात राव जोधा की, कि सामंती प्रथा का जनक राजस्थान में जोधा को कहा जाता है। कौन सी प्रथा? सामंती प्रथा का जो जनक है वो वर्तमान में, या किसको कहा जाता है राजस्थान में, ऐसा आपसे अगर सवाल पूछे तो वो जोधा को कहते हैं। आप कहोगे सर सामंत क्या होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक राजा के 5 पुत्र है, तो अगला राजा तो एक ही बनेगा, बाकी वाले 4 को क्या करें? तो उनको अलग अलग जागीरें मिलती थी और फिर वे वहाँ के सामंत कहलाते थे। तो इस प्रथा को राजस्थान में चलाने वाला व्यक्ति कौन था? जोधा था, याद रखना। तो ये हो गया अपना जोधा कंप्लीट। लिख लो इसको फटाफट, फिर अगले राजा की बात कर लो। जोधा के बाद अगले जो शासक है उनका नाम है राव सातल। सुनिएगा ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट बात है, उसकी बात करते हैं। सातल के समय जोधपुर में एक गांव पड़ता है पीपाड़ गांव। पीपाड़ गांव कहाँ पड़ता है भाई? जोधपुर में। किसके समय की बात है? सातल के समय। यहाँ पर कुछ महिलाएं गणगौर का पूजन कर रही थी, और यहाँ से अजमेर के एक राजा की सेना गुजरी। राजा का नाम था मल्लू खां, और उसके सेनापति का नाम था गुड़ले खां। तो गुड़ले खां या मल्लू खां की यहाँ से क्या गुजरी? सेना। पिपाड़ गांव के अंदर से गणगौर की पूजा कर रही थी, और कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी खड़ी पूजा कर रही थी। तो गुड़ले खां ने सोचा अकेली महिलाएं हैं, उनका उसने अपहरण कर लिया। अपहरण करके उनको अजमेर लेके चला गया। अब जो प्रजा होती थी वो टैक्स देती थी राजा को, राजा बदले में उनकी रक्षा करता था। तो प्रजा कुछ देर के बाद में सीधी राजा के पास में आई और आकर कहा कि साहब हमारी जो बच्चियां हैं उनको बचाओ। तो राजा वहाँ लड़ने के लिए गया, उसे गुस्सा आया। और आप ऐसा सोच सकते हो कि मान लो ये जो हैं, ये मान लो कि आप कौन है? गुड़ले खां। तो राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने उसके सिर में तीर मारे थे, जिससे उसके सिर के अंदर क्या हो गए? छेद हो गए, और इतनी बुरी तरह से उसकी क्या कर दी? हत्या। फिर इनको वहाँ से उन महिलाओं को वो छुड़वा के लेके आता है। और उस दिन जो तिथि थी वो थी चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन एक मटका लिया जाता है, उस मटके के अंदर दीप जलाया जाता है, और उस दीप के अंदर छेद किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि भाई उस माथे में उसके क्या हुए थे? छेद। और इसको सिर पे रख के मारवाड़ की महिलाओं ने एक नृत्य किया था, जिसे कहा जाता है गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। तो सवाल आपसे पूछेगा एग्जामिनर, गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे कि सर कहाँ का प्रसिद्ध है ये? मारवाड़ का। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। छिद्रित मटके में दीप जलाकर जो नृत्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? गुड़ला नृत्य। कहाँ से हुआ था ये? तो राव सातल के समय से हुआ था। गणगौर की पूजा कर रही महिलाओं को गुड़ले खां लेके गया था और उसकी क्या करी थी? हत्या। ऐसा का ऐसा एक नृत्य किशनगढ़ अजमेर में होता है, जिसमें चरी के अंदर आग लगाकर नृत्य किया जाता है। अब चरी तो पीतल की होती है, तो पीतल की चरी के अंदर आग लगाकर अगर नृत्य किया जाएगा तो उसको आप कहोगे चरी नृत्य। और अगर मटके के अंदर दीप जलाकर नृत्य किया जाएगा तो उसको कहोगे आप गुड़ला नृत्य। दोनों में डिफरेंस है, अच्छे से याद रखना, इसको गलती मत करना, ठीक है? कई बार विद्यार्थी जो है वो इसमें क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। लिख लो भाई इसको फटाफट, फिर अगली बात करते हैं।
अगला शासक राव गांगा। खानवा का युद्ध जब होता है 17 मार्च 1527 को, तो अपन ने पढ़ा था कि खानवा के युद्ध में लेटर लिखे गए थे अन्य राजाओं को इनवाइट करने के लिए, युद्ध में बुलाने के लिए। तो एग्जाम में सवाल पूछा गया कि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था। अपन ये पढ़ते आए हैं कि मारवाड़ से लड़ने के लिए मालदेव गया था, तो ज़्यादातर बच्चों ने कर दिया कि मारवाड़ का राजा ही कौन होगा, मालदेव। लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय जो राजा था वो कौन था, गांगा था। लेटर इनके पास में आया था, लेकिन लड़ने के लिए कौन गया था, मालदेव गया था। तो याद रखना, गांगा के समय लेटर आता है खानवा के युद्ध का, और लेटर किसके पास में आया था, गांगा के पास में। लड़ने के लिए कौन गया था, वो गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजा था कौन, तो कर दोगे आप गांगा। लड़ने कौन गया था, तो कर दोगे आप मालदेव। इसने बनाई थी गांगेलाव तालाब और गंगा की बावड़ी। कोई नहीं पूछेगा, नाम से ही पता चल रहा है कि गांगेलाव तालाब और गंगा की बावड़ी किसने बनवाई, राव गंगा ने बनवाई। ठीक है। फिर गंगा जो था अफीम का बड़ा शौकीन था। ऐसा कहते हैं कि एक दिन अफीम के नशे में वो खड़ा था और उसको मालदेव ने धक्का दे दिया, और धक्का देने के कारण उसका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है। इसलिए मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है, जो इसी का बेटा था, और इसने गंगा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। लिख लो इसको फटाफट, फिर आगे का बात करते हैं। सिंपल सा है भाई। खानवा के युद्ध के समय किसके पास लेटर आया था, तब आप कर दोगे साहब, किसके पास आया था, गंगा के पास। लड़ने कौन गया, मालदेव। गंगा की बावड़ी बनवाई, और क्या बनवाया, गांगेलाव तालाब। और फिर आप, ये अफीम का शौकीन था। और आगे याद रखोगे कि मालदेव को पितृहंता राजा कहा जाता है, क्योंकि इसने उसकी क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी। कोई इतिहासकार तो कहता है कि साहब इसके पैर छू रहा था जो गिर गया, कोई कहता है कि महल से इसको धक्का दे दिया था। जो भी हुआ हो, एंड में जाके इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो ही जाती है आखिर में इसके द्वारा। इसके बाद मारवाड़ के प्रतापी शासक बनते हैं, जिसके बारे में आप सारे जानते हो। उनका नाम है राव मालदेव, 1531 से 61 तक। तो अब अपन को जो बात करनी है वो राम मालदेव के बारे में अपन बात करेंगे। अपने आप के अंदर महानतम शासक था, बहुत सारे उसके उपनाम हैं, कुछ उसने निर्माण कार्य करवाए थे वो पढ़ेंगे। फिर उसकी एक शादी होती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये कौन कौन से युद्ध लड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक बड़ा युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब अपने को जो है वो अगला राव मालदेव के बारे में पढ़ रहा है। तो ये यहाँ तक कि अपने राजा छोटे छोटे से जो थे वो कंप्लीट हो गए। अब मैं अगली बात करता हूँ, सुनिएगा। राव मालदेव, बड़े राजाओं का समय याद रखना है, 31 से 31 के बीच रहा था। बहुत सारे इसके उपनाम है, उपनाम आप याद रखोगे, कंफ्यूजन होता है, गलती नहीं करनी है। पहला उपनाम है इसका हसमत वाला शासक। एग्जाम के अंदर सवाल आ चुका है कि इसको हसमत वाला शासक किसने कहा था, फारसी इतिहासकारों ने कहा था। किसने कहा था, फारसी इतिहासकारों ने। हसमत वाले का मतलब क्या होता है, प्रतापी शासक। कैसा शासक, प्रतापी राजा। तो प्रतापी राजा कहा था इसको हसमत वाला शासक। किसने कहा था, फारसी इतिहासकारों ने कहा था। 52 युद्धों को जीतता है, इसलिए इसको 52 युद्धों का विजेता कहा गया। मारवाड़ के आसपास के 9 क्षेत्रों को जीता था, इसलिए इसको नवकोटि का धनी कहते हैं। और नवकोटि में टोटल परगने कितने थे, 58, इसलिए इसको 58 परगनों का स्वामी भी कहा जाता है। तो नवकोटि का धनी या 58 परगनों का स्वामी कौन था, मालदेव था। और इसका एक और नाम है हिंदू बादशाह, ये भी याद रखना। हिंदू सुल्तान, कुंभा, हिंदू पथ, सांगा, हिंदू बादशाह, मालदेव। तो जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, सवाल वहीं से आता है, तो ये सारी बातें आप अच्छे से ध्यान रखें।
फिर मालदेव ने कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। एक तो बनवाया था सोजत का किला पाली में। याद रखना भाई, इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो वो भी यहीं पर हुआ था। जिस किसी बंदे का राज्याभिषेक उसके खुद के स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर होता है तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखना भाई, इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, सोजत में। जैसे महाराणा प्रताप का कहाँ हुआ था, गोगुंदा में हुआ था, उसी प्रकार से। फिर ये एक मेड़ता के अंदर किला बनाता है जिसका नाम है मालकोट का किला। कहाँ बनवाया था, मेड़ता में। फिर पोखरण के किले का जीर्णोद्धार करवाता है। पोखरण का किला मूलतः जैसलमेर के राजाओं ने बनवाया था, पर इसने उसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है। फिर इसके बाद में ये बनवाता है जोधपुर शहर का परकोटा। जोधपुर का जो शहर है उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो किसने बनवाई थी, मालदेव ने बनवाई थी। तो परकोटा इसने बनवाया था। तो ये तो है इसके अन्य नाम, और ये इसने क्या करवाए थे, निर्माण कार्य करवाए थे। राव मालदेव की बात मैं कर रहा हूं। नोट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। इसके बाद में इसकी शादी होती है जैसलमेर के शासक लूणकर्ण की पुत्री उमादेव भटियाणी के साथ, जो आजीवन रूठी रहने के कारण, कहानियां हैं बहुत सारी आप लोगों ने सुनी होगी, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और रूठी रानी का महल कहाँ पर है, तो तारागढ़ अजमेर में है। इस रूठी रानी की छतरी कहाँ है, तो केलवा राजसमंद में है। देखो, कहानी इस प्रकार से है कि मालदेव सबसे पहला आक्रमण फलोदी पर करता है। फलोदी उस समय जैसलमेर वालों के अधीन था। तो जैसलमेर के किले में मीटिंग आयोजित हुई कि भाई मालदेव ने आक्रमण कर दिया, अब क्या किया जाए। तो मीटिंग के अंदर ये कहा जाता है कि भाई अब अपन उसके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे वापस। तो कुछ सामंतों ने कहा कि भाई अटैक करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मालदेव जो है वो अपने ही आदमी है और ऐसे बड़े राजा के साथ में युद्ध नहीं करना चाहिए। 52 युद्धों का विजेता है, 9 कोटि का धनी है, इससे बेटर है इसके साथ संबंध स्थापित कर लो। और मालदेव जी से कहा गया कि आपकी एक पुत्री है जिसका नाम है उमा देव, उसकी शादी करवा दो, इससे बेटर है वही रहेगा। तो मालदेव ने रिश्ता भेजा। लूणकरण जी से कहा गया कि आपकी पुत्री है, उससे इसकी शादी मालदेव से करा दो। तो लूणकरण जी ने उसको रिश्ता भेजा। मालदेव ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उमादेव भटियाणी काफ़ी खूबसूरत राजकुमारी थी। और इवन राजकुमारियाँ सारी खूबसूरती होती है, बदसूरत इतिहास के अंदर कोई भी बताई नहीं गई है। तो जब रिश्ता भेजा जाता है तो वहाँ से जो बारात है वो कहाँ पर जाती है, जैसलमेर। अब मालदेव की बारात गई है, इतना प्रतापी शासक, बड़ा राजा, तो बारात भी उसी हिसाब से गई होगी। और आप जानते हो कि गांव के अंदर आज जब भी कोई बड़ी बारात आती है ना, तो बातें होती है कि अरे यार क्या बारात आई है, खतरनाक बारात आई है, इस प्रकार से। तो बारात जब आती है तो वहाँ पर भी बातें होने लगती है कि क्या बारात आई है, वाह 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 वाह, शानदार बारात आई है, बहुत अच्छी बारात आई है। तो उमा दे के मन में भी आता है कि भाई मैं भी तो बारात को देखूं, बारात तो आखिर मेरी आई है और इतनी कितनी शानदार आई है। तो उमा देव भटियाणी जो है वो छत की तरफ जाती है उस बारात के डेरे को देखने के लिए। डेरा मतलब जहाँ पर बारात होती है। तो वो देखती है कि रास्ते के अंदर उसके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे। उस रूम जो आया रास्ते में उसके मम्मी पापा का छत पे जा रही थी, वो दोनों लड़ रहे थे। उसने सुना कि वो किस बात के लिए लड़ रहे थे, तो वो इस बात के लिए लड़ रहे थे कि उमादेव भटियाणी के पिताजी उसकी माँ से कह रहे थे कि मैं उस मालदेव की हत्या कर दूंगा। उसकी मम्मी कहती है भाई हत्या क्यों कर दोगे तुम, अपनी पत्नी के, अपनी बेटी का सुहाग है। तो वो कहते हैं कि ये तो ऐसा आदमी है जो थोड़े दिन पहले हम पर आक्रमण कर रहा था, ये तो सामंतों के दबाव में आकर मैंने शादी का प्रस्ताव भेजा, और शादी तो तब होगी जब फेरे खाएंगे, मैं तो उससे पहले इसको क्या कर दूंगा, मार दूंगा। माँ और पिताजी लड़े। अब उमादेव भटियाणी ने बात सुन ली, तो उमादेव के मन में ये आता है कि किसी प्रकार से उसको बचाया जाए मालदेव को, क्योंकि राजस्थान में सगाई को आधा ब्याह मानते हैं। सगाई हो जाने के बाद में जितने स्टोरिया, स्टेटस, व्रत वगैरह महिलाओं के द्वारा रखे जाते हैं वो उसी पति के लिए रखे जाते हैं। तो उसने अपनी एक दासी थी भारमली, और भारमली की सहायता से मालदेव के पास में संदेश भिजवाया कि मालदेव जी आज जब आप फेरे खाने के लिए आओगे तो अपने 20-25 ऐसे लोगों को साथ में लेके आना जो एकदम बॉडी बिल्डर टाइप हो, ताकि जो है वो उनको वो फेरे खाए, तब तक वो आने वाले आने वाले लोगों को बाहर रोक के रख सके महल के बाहर। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी आपको मारने के लिए आएंगे, और एक बार फेरे हो गए उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। तो राम मालदेव ये बात सुन लेता है, और सुनने के बाद में वो समझ जाता है, और वो जब अपने डेरे के साथ में बारात में जो जिम जाने वाले लौंडे थे उन सबको वो लेके आता है, और उस महल के बाहर आके खड़े कर देता है, और वो अंदर की तरफ जा जाता है फेरे खाने के लिए। तो वो मारने के लिए जो है उनको 20-25 मिनट तक रोक के रखा।
और पंडित जी ने फटाफट फटाफट फेरे खिलवा दिए, शादी हो गई और शादी हो जाने के बाद में अब कुछ भी नहीं हो सकता और फिर राम मालदेव बारात लेके आ गया जोधपुर। ऐसा कहते हैं कि जब उनकी पहली रात थी, सुहाग रात का टाइम था उनका, तो उस समय उमा देव भटियाणी के साथ में उसकी बहुत सारी दासियां आई हुई थी, जिसमें से एक दासी थी भारमली। तो मालदेव जी उधर उनके आने का वेट कर रहे थे और इधर उमा देवी जी तैयार हो रही थी, तो उनको समय लग रहा था। तो उन्होंने संदेश भिजवाया कि उमा देवी जी से कहा जाए कि मालदेव उनका इंतजार कर रहे, जल्दी से वो जाए। तो उन्होंने भारमली को भेजा उमा देवी जी ने कि भारमली जाओ, क्या कर रहा हो कि भाई 10-15 मिनट का समय और लगेगा। तो उमा देव जी के कहने पर भारमली राव मालदेव से मिलने के लिए गई, उन्हें कहने के लिए गई, और मालदेव जी जो थे वो अफीम अफीम के नशे में तो थे ही थे, और भारमली बेहद खूबसूरत दासी भी थी। तो उमा देव भटियाणी के स्थान पर उन्होंने भारमली को ही उमा देव भटियाणी समझ लिया, और ये दृश्य फिर बाद में उमा देव ने देख लिया, इसलिए वो रूठ जाती है। तो वो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है, और वो तारागढ़ अजमेर के अंदर जाकर रहने लग जाती है। जहाँ पे वो रहती थी उसका नाम हो गया रूठी रानी का महल। बाद में इन्हें एक जागीर दी गई थी केलवा, इन्होंने एक पुत्र दत्तक ले लिया था, उसके साथ में वो केलवा राजसमंद में रहती थी। वहीं पर उनका निधन होता है और उनकी छतरी आज भी केलवा राजसमंद के अंदर बनी हुई है। कुछ समय के बाद में जब बुढ़ापे के अंदर आया राम मालदेव, तो उसे याद आया कि भाई अपनी एक पत्नी है जिसके साथ में अपन ने धोखा किया था, उससे भी अपन को बुलाना चाहिए। तो वो ईश्वरदास बारठ नाम के एक चारण साहित्यकार थे, इनको वो मनाने के लिए भेजता है कि ईश्वरदास जी आप जाओ और वहां से मना के लेके आओ, किसको? उमादेव भटियाणी को। तो ईश्वरदास जी मनाने के लिए गए, तो पीछे जो अन्य रानियां थी राम मालदेव की, उन्हें ये पता चल गया कि उमादेव भटियाणी वापस आने वाली। तो उन्हें पता था कि अगर उमादेव भटियाणी वापस आती है तो अपना तो फिर कोई रोल रहेगा ही नहीं, क्योंकि मालदेव की पहली पत्नी है, पटरानी है, लंबे समय के बाद आ रही है, तो फिर मालदेव तो इसकी बात सुनेगा, अपनी बात सुनने वाला तो इस मारवाड़ के अंदर फिर कोई रहेगा ही नहीं। तो अब क्या किया जाए? तो उसको रोकने के लिए उन अन्य महिलाओं ने एक चारण साहित्यकार को और भेजा, जिसका नाम था आशानंद बारट। आशानंद जी जोधपुर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं एक पहाड़ के ऊपर, और जैसे ही उधर से पालकियां आती है जिसके अंदर उमा देवी जी आने वाली थी, आगे आगे ईश्वरदास जी चल रहे थे, और वे जोर जोर से चिल्लाते हैं और जोर जोर से हाका करने लगते हैं, और ताकि उस उमा देवी को वो सुने, तो वो चिल्लाते हैं कि मान रखे तो पीव तज और पीव रखे तजमान, एक ही खूटे ना बदे दो गंदे दो ठाण। कि मान रखे तो पीव तज, कि तुझे तेरा सम्मान चाहिए तो तेरे पति को छोड़ दे, पीव रखे तजमान, और अगर तुझे तेरा पति चाहिए तो तेरे सम्मान को छोड़ दे, एक ही खूटे ना बदे, एक खूटे के साथ में नहीं बन सकते, दो गंदे दो ठाण, दो हाथी एक खूटे के साथ में कभी भी नहीं बन सकते। और सही बात है, उमादेव भटियाणी को इसलिए आज सम्मान के साथ नाम लिया जाता है क्योंकि वो अपने वापस उस पति के पास में नहीं आई। अगर वो पति के पास में आ जाती तो इतने सम्मान से शायद उनका नाम नहीं लिया जाता। इसलिए उमा देवी जी ने जब ये सुना तो वे वापस आई नहीं, और वे फिर से कहाँ चली जाती है? अजय मेरू दुर्ग चली जाती है और आजीवन रूठी रहती है। 1561 के अंदर जब मालदेव मरता है तो उसकी पगड़ी मंगवाती है जोधपुर से, और उसके साथ में वो सती हो गई थी, और जहाँ पर सती हुई थी वही केलवा राजसमंद के अंदर जो है उनकी छतरी बनी हुई है। ऐसी महिलाएं प्राचीन राजस्थान के इतिहास में पाई जाती थी, जो पति से जिंदगी में कभी भी नहीं मिली, फिर भी उस पति के पीछे वे क्या हो गई थी? सती। ऐसी भाटी वंश की एक महिला हुई थी जिसका नाम था उमादेव भटियाणी। ठीक है। ईश्वरदास बारट ने लिखा है हाला झालारी कुंडलिया, याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आया है। और आशानंद बारट ने लिखा है उमादेव भटियाणी रा कवित। बागा भारमली रा दुहा। देवयान। ये 3 किताबें किसने लिखी है? आशानंद ने। अब भले ही उमादेव भटियाणी वापस चली गई हो, लेकिन भारमली जो थी वो मालदेव के साथ में ही थी। तो ऐसा कहानियों में कहा जाता है कि एक बार भारमली महल दुर्ग जो था उसके ऊपर खड़ी थी छत पे, और जैसलमेर की तरफ देख रही थी। तो फिर वहाँ पर मालदेव जी आए और कहा कि भाई आज उमादेव बड़ी चिंतित भारमली बड़ी चिंतित लग रही हो, जैसलमेर की तरफ कैसे देख रही हो? तो उसने कहा कि साहब मैं जहाँ बड़ी हुई, इतनी बड़ी होकर मैं वहाँ खेली, उसकी आज मुझे याद आ रही है, मैं बड़े दिन हो गए जैसलमेर गई नहीं हूँ। मालदेव जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल ही आपका टिकट करवा देते हैं। तो उसका टिकट करवाया जाता है और वो घूमने के लिए जैसलमेर जाती है, ताकि वो कुछ समय के बाद वापस आ जाएगी। तो ऐसा कहते हैं कि जब वो वापस जैसलमेर जाती है और उस महल के अंदर रहने लगती है वापस लूणकरण जी के, वहाँ उमा दे का भाई था, वो उसको जब देखता है तो वो इतनी खूबसूरत थी कि वो उसके पीछे पीछे घूमने लग जाता है।
तो उसकी जो पत्नियां थी उस लड़के की, जो सुमादे के भाई की, उन्हें ये लगता है कि ये वहाँ अपनी ननद का घर तो तुड़वा के आई आई है और अब बारी किसकी है, अपनी है। तो उसकी एक रानी जो थी वो बाड़मेर के कोटड़ा नामक गांव की थी और उसका एक भाई था जिसका नाम था बाघ सिंह, ये बागा और ये भारमली। तो उसके भाई का नाम क्या था, बाघ सिंह। वो डाकू प्रवृत्ति का आदमी था। तो उस महिला ने सोचा कि अगर मेरे उस भाई को मैं बुलाऊंगी तो वो इसकी क्या कर देगा, हत्या कर देगा, और वो अगर इसकी हत्या कर देगा तो अपना काम हो जाएगा। तो वो उसको बागा को बुलाती है और बागा कोटड़ा का निवासी था, इसलिए लोग उसको कहते थे बागा कोटड़िया। तो बागा कोटड़िया वहाँ पर आया और उसको मारने के लिए आता है भारमली को, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई मौका उसको मिलता नहीं है। तो 2 4 10 दिन रहने के बाद में वो अपनी बहन उमा देसी की जो, मतलब उमा दे की जो भाभी थी, जो उसकी बहन लगती थी, उससे कहता है कि बहन मैं मारने के लिए तो आया हूँ पर कोई चांस नहीं बन रहा है, मैं इसको कैसे मारूं, तुम ही मुझे बताओ। तब वो उससे कहती है, उसकी बहन, कि भाई एक काम करना कि कल जब तू यहाँ से रवाना हो तो मुझे बुलाएंगे मिलने के लिए कि भाई अपने भाई से मिल लो, तुम यहाँ से जा रहे हो। तो मैं नहीं आऊँगी, मैं कोई बहाना कर दूंगी और उस समय मैं इसको भेज दूंगी भारमली को और तू उसकी क्या कर देना, हत्या कर देना। तो दूसरे दिन वो जब रवाना होता है, तो जब वो रवाना होता है तब सारे लोग कहते हैं कि भाई अपनी बहन से मिल के जाओ। तो वो कहता है कि वह चलो यार बहन को बाहर ही भेज दो, मेरे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी निकलना है, ऊँट पे बैठ के मैं निकलता हूँ। तो बहन को जब बुलाया गया तो वो आती नहीं है और वो उमा दे को भेज, सॉरी उस भारमली को भेज देती कि भारमली तू जा कुछ सामान उसको दे आ, उसको बोलना कि बहन तो कुछ काम कर रही है और वो नहीं आ पाएगी। तो भारमली वहाँ पर आती है उसको सामान देने के लिए, और बागा जो है वो जैसे ही भारमली सामान देने लगती है उसको उठा के ऊँट पे बिठा लेता है और उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली बात ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागा को भारमली से और भारमली को बागा से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। बागा कहता है मैं रहूँगा तो इसके साथ, और भारमली कहती है मैं रहूँगी तो उसके साथ। और वो दोनों कोटड़ा चले गए। फिर उधर मालदेव जी को ये पता चला कि यार जो अपने ने भारमली को भेजा था वो तो आगे से आगे कहीं और ही चली गई। तो भारमली जी के पीछे मालदेव जी ने ये आदेश दिया कि चलो आक्रमण की तैयारी करें तो कोटड़ा पर। लोगों ने उनको समझाया कि एक राजा अगर किसी दासी के लिए आक्रमण करेगा तो लोग क्या कहेंगे, पर मालदेव जी ने कहा कि नहीं, अपने को तो कौन चाहिए, भारमली। तो फिर उसने पता लगाया कि यार उमा देवी नहीं आई और भारमली भी नहीं आई, उसको रोकने वाला व्यक्ति कौन था, आशानंद बारट। तो फिर आशानंद बारट को वहां भेजा जाता है और आशानंद बारट जब वहां जाते हैं उस कोटड़ा गांव में लेने के लिए, तो आशानंद जी का स्वागत करने के लिए बहुत 12 कोस पहले तक आता है कौन, बागा। उन्हें अपने घर पे लेके जाता है और वहां पर वो बागा भारमली का प्रेम देखने के बाद में किताब लिखते हैं जिसका क्या नाम है, बागा भारमली का दूहा। और उसके अंदर एक दोहा है कि जहाँ तरवर है वहाँ मोरियो और जहाँ सरवर है वहाँ हंस, जहाँ बागा वहाँ भारमली और जहाँ दारू वहाँ मंस। कि जहाँ तरवर है वहाँ मोरियो, जहाँ पेड़ है वहाँ मोर होता है, जहाँ सरवर तय हंस, जहाँ सरवर है वहाँ हंस होता है, जहाँ बागा वहाँ भारमली और जहाँ दारू वहाँ मंस। और आशानंद जी भी वापस नहीं आते वो वहीं पर रह जाते। तो ये था आपका मालदेव। अगली कुछ कहानियाँ इनकी और बाकी हैं जो आपको अगले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।